हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज से ठीक 7 दिन बाद मुल्क में सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं और जब भी कोई बड़े इंतखाबात होते हैं तो तमाम निगाहें उनकी तरफ उठ जाती हैं। वो उन जिनका हम नाम नहीं ले सकते मगर प्यार से इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं और ये हम नहीं कहते, ये सियासतदान कहते हैं। पहले जो है फ़ौज के तर्जुमान का बयान आ गया था कि हमें सियासत से दूर रखा जाए, हम किसी तौर जो है इसमें मुलव्वस नहीं हैं। जिसके बाद एक अफवाहों का सिलसिला चल पड़ा कि जनाब क्या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल प्ले कर रही है, और इस बात को फिर हवा दी साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी के बयान पे। मगर आज बिलावल भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को सराहा और कहा कि यही लग रहा है। सुनिए उनका क्या कहना था। इदारे न्यूट्रल हो, और अगर सेनेट इलेक्शन की कॉन्टेक्स्ट में आज तक बज़ाहिर आप कह रहे हो, दूसरे को ऐसे लग रहा है कि इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं, तो न्यूट्रल किरदार को हमें वेलकम करना चाहिए उसी अंदाज के साथ जैसे हम तनकीद करते हैं जब किरदार न्यूट्रल नहीं होता। जी, बिलावल भुट्टो ने जो कहा उसकी बुनियाद भी वही थी। ये सवाल बुनियाद बना जब 2 रोज़ कबल साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी जो मैदान में उतरे हैं इस्लामाबाद की सीट के लिए, हुकूमती जो मुशीर बराए ख़ज़ाना हैं हफीज़ शेख, उनके मुकाबले में ये दावा करके कि वो जीतेंगे, और उसमें उन्होंने क्या कहा वो भी ये सुन लीजिए। तो आप समझते हैं कि इस वक्त खान से हाथ खींचा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ने, या आपके साथ कोई ताउन कर रही है, क्या है, या इंडिपेंडेंट हो गई है, क्या हुआ है? देखें, मैं खान साहब का तर्जुमान नहीं हूं कि ये मैं उनकी बात बता सकूं, मगर जो मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो टोटली न्यूट्रल है। जी, बज़ाहिर इन्हें भी यही नज़र आ रहा है, और जब बज़ाहिर ये नज़र आना शुरू हो जाए तो ज़ाहिर है जो भी हुकूमत वक्त होगी उसके कान खड़कने शुरू, उनको नज़र आना बंद हो जाएगा और उनके कान खड़कने शुरू होंगे। तो हमारे चीफ रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के सनाउल्लाह, उन्होंने वफाकी जो वज़ीर हैं असद उमर, उनसे बात की और कहा कि क्या आपकी और उनके दरमियान को दूरियाँ हो रही हैं। तो सुनिए उनका सवाल भी और असद उमर का जवाब भी। बयानात भी आ रहे हैं कि जो सियासी और जो मिलिट्री रिलेशनशिप है दोबारा से उसमें कोई तनाव पैदा हो गया। तो आपके हुकूमत के सियासी और मिलिट्री रिलेशनशिप कहाँ खड़े हैं और क्या? सर, यूसुफ रज़ा गिलानी बड़े पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं। उनको पता है कि हमारे MNA हजरात जो हैं कई, वो उनके फ़ैसलों में ये चीज़ भी वो लेते हैं अपने ख्यालात के अंदर कि यार इस तरफ इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त किधर खड़ी है, तो वो एक तासुर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त बड़ी फ़ौज और हुकूमत की दूरी हो गई है। हुआ है कुछ भी नहीं है। जैसे मस्बत कंस्ट्रक्टिव जैसे पाकिस्तान के किसी भी आईनी इदारे और हुकूमत के होने चाहिए, किसी भी हुकूमती इदारे के होने चाहिए, वैसे ही चल रही है। जी सर, लेकिन इनके फिर भी कह रहे हैं कि हमारे MNAs देख उनके देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यार, नहीं, एक सेकंड, सल्यूट मैं करना चाह रहा हूँ इनकी असद उमर साहब को यार, और किनको ऑनेस्टी के लिए यार, ऑनेस्टी के लिए। आई मीन देखें, जितनी मंझे हुए सियासतदान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उतने ही ईमानदार असद उमर साहब हैं, क्योंकि उन्होंने करेक्टली आइडेंटिफाई किया है कि कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो सोचने से कुछ भी काम करने से पहले सोचते हैं कि यार वो कहाँ खड़े हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो शाह से इतने ज़्यादा वफादार हैं कि मेरा ख्याल शाह भी कहता होगा कि सर अब बस ही कर लें, कोई मतलब बूट उठा कर दिखा रहा है कि सर देखें मैं कितना हूँ इन आपके साथ है, आउट आपके साथ। और मेरा ख्याल है कि फ़ौज के तर्जुमान भी कह रहे होंगे कि सर तर्जुमानी आप मुझे ही करने दिया करें, बेहतर है कि आप तर्जुमानी ना करें। दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रैप समटाइम्स, मेरे ख्याल है। लेकिन ये चेंज ऑफ रिवर्सल ऑफ रोल्स जो है ना, PTM जो कि मुस्तकिल है, उसका एक स्टांस था कि 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई और फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के वो कर रही है। हाँ, वो स्टांस तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन यह है कि उन्होंने क्लैरिफाई ज़रूर किया है DG ISPR ने कि हम किसी भी किस्म की सियासत में मुलव्वस नहीं। अच्छा, जब उन्होंने ये क्लैरिफाई कर ही दिया
तो फिर यूसुफ रजा गिलानी को ये कहने की क्या जरूरत थी या बिलावल को ये कहने की? नहीं देखिए सर, अगर सवाल पूछा जाए तो आप जवाब देते हैं ना सर। ये देखो नो कमेंट्स भी कहा नहीं नो कमेंट्स क्यों होंगे? और आपको जवाब दे दिया है ना असद उमर में, यार आप मतलब पुरानी बातों को क्यों दोहरा रहे हो बॉस? उसने जवाब दे दिया कि वो हमारे कुछ MNAs का DNA समझ गए हैं, मतलब वो सिग्नल कर रहे हैं। अच्छा देखें अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। असद उमर की जो बात है, अगेन आई रिस्पेक्ट हिम फॉर व्हाट ही सेड, बिकॉज़ उसने ऑनेस्टली बात की है कि कुछ हमारे बंदे हैं जो शायद हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि ये उनके साथ है। अगर कोई ऑपोजिशन का बंदा कहता है कि सर नहीं वो न्यूट्रल हो जाते हैं, तो फिर थोड़ी सी टेंशन उनमें आती है। टेंशन आप दो जगहों में देख रहे हैं। आपने डस्का में भी टेंशन देखी है, और ये जो इतनी सेनेट इलेक्शंस के ऊपर इतनी टेंशन हो रही है, अगर वाकई इस वक्त पूरा जोर एस्टैब्लिशमेंट का होता और कहते कि सर आप फिक्र ना करें, जितने भी नोट यहाँ पर तकसीम हो रहे हैं हम संभाल लेंगे, तो ये सीक्रेट बैलेटिंग और ओपन बैलेटिंग पर इतनी टेंशन नहीं होती बज़ाहिर। और यह कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मुल्तान का छोड़कर इस्लामाबाद आना, वहाँ वोट रजिस्टर कराना, और उसके बाद जानते बूझते कि 11 सीटों का कम से कम फ़र्क है, तो कैसे वो पूरा होगा? असद उमर की बात इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे तुमने कहा, और उसका कॉन्क्रीट ग्राउंड है। तुम 25 जुलाई 2018 से 3 महीने पहले चले जाओ, अपनी याददाश्त पे जोर दो। मुश्किल है लेकिन हाँ। अच्छा, आधे लोग तो PTI के कमिटेड कैंडिडेट्स थे और आधे भावलपुर महाज, GDA, बिल्कुल, जीप ग्रुप, जनूबी पंजाब, फलाना ग्रुप, इस करके जो है वो जमा किए गए कि भाई साहब ये भी। फिर एक तैयारा उड़ा था तरीन साहब का, आपको याद होगा, वो लाता था। तो आपके ख्याल में ये जितने भी लोग इलेक्शन से 90 दिन पहले आए PTI में, वो PTI के झंडे जो हैं, तस्वीरें छाप रहे थे, झंडों वाला जो स्कार्फ है वो खान साहब उन्हें पहना रहे हैं, हर एक ने पहनाया। तो इन पे आप अगर असद उमर की जगह हों तो कितना एतमाद करेंगे? जब तक हाथ हुक्म के गुलामों पे, जब तक हाथ है तो मैं अंदर आंखें बंद करके करूंगा। और ये उतने ही सिंसियर थे सॉरी PTI की आइडियोलॉजी से 100%, ये जो जिनका आपने जिक्र किया है, ये 100% PTI की आइडियोलॉजी को ही देखकर आए हैं। बिल्कुल जैसे 2002 की इलेक्शन में इतने लोग PMLQ काफ लीग के नजरिए की बुनियाद पर काफ लीग को ज्वाइन की थी, और कोई वजह नहीं थी। और दूसरा देखें न्यूट्रल होने का तो उस लिहाज से ठीक टेंशन में अगर PTI, तो यही तो सर हम कह रहे हैं, यही तो कह रहा हूँ यार, आप वही बात दोहरा कर मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, अजीब बात है। यही तो हम तीनों कह रहे हैं। नहीं, हम तीनों ये नहीं कह रहे, हम तीनों ये कह रहे हैं कि देखिए, अब अगर पॉलिटिकल फोर्सेस को न्यूट्रल वे में चलने दिया गया, इसका मतलब है कि फिर नोट चलेंगे, ठीक है, और फिर वफादारियां क्यों नोट चलेंगे? अगर नहीं, वो नोट किस हद तक चलेंगे? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई तो मतलब आजादी है ना। जब एस्टैब्लिशमेंट जब न्यूट्रल नहीं होती तो क्या नोट नहीं चलते? सर देखो, नोट चलते हैं, लेकिन डंडा ज्यादा चलता है। एक वेटेज होती है और एक मिक्स होता है, मिक्स चेंज हो जाता है। कभी बिरयानी में आलू ज्यादा है, कभी बिरयानी में चिकन ज्यादा है। यार ये है यार, पता नहीं यार क्या हो गया यार, भोले बने निकाल गए वो पिछले सेनेट में, तो आपके ख्याल में नोट पे निकाल के गए या एस्टैब्लिशमेंट? अच्छा देखो, हर दफा थोड़ी हलवा पकता है सर, ये तो यही है बात है सर। देखें, देग हमेशा चढ़ी हुई होती है, पानी उबल रहा होता है, अब वो बाद में तय होता है नहाना है कि चाय पीनी है। और अगर आप इसकी ही आपकी ही एग्जांपल को मैं आगे ले जाऊं, कभी आप आंच तेज करते हैं, कभी आप हल्की करते हैं। अब देखो क्या कहते हैं ना कि एक फूल के खिलने का ये मतलब नहीं है कि बाहर आ गई है। कैसा क्या? नॉट बैड ना यार, नॉट बैड ना यार, ये मैंने खुद सोचा है। अच्छा, तो एनीवे पॉइंट है कि इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए पुल बैक होगी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी इंडिकेशंस देखें, ठीक है, जैसे दस्का का बाई इलेक्शन देखें, राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं शाहजेब खानजादा के शो पे कि हमारी जो इसमें जो रिसर्च है या जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये एस्टैब्लिशमेंट की रिगिंग नहीं थी, ये एक लोकल प्रोपेगेंडा प्लान था। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ कहती है कि जी जो इदारे जो इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान के नीचे, उन्होंने किया, मतलब शी हैज़ लिंक्ड टू इस्लामाबाद। कुछ लोग लाहौर से लिंक कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुकम्मल ये एक लोकल ऑपरेशन था। कल भी हम बात कर रहे थे कि यार ये एक बड़ी भोंडी किस्म की रिगिंग की है आपने ना यार, वेरी ओल्ड स्कूल, वेरी अनप्रोफेशनल किस्म की रिगिंग की है। तो इसमें वो फिंगरप्रिंट्स आपको नहीं नजर आ रहे हैं ना। दो चीज़ों को आप साथ में ले लें, डस्का को ले लें
और आप सेनेट इलेक्शंस को ले लें, दोनों में लगता है कि फॉर द टाइम बीइंग ये कहा गया है कि यार देखें, अब आपकी पूरी जिंदगी तो आपकी उंगली लेके हम नहीं आपको चला सकते ना, खुद भी चलना सीख लो, लग ये रहा। लेकिन मुझे इसलिए नहीं लग रहा है ये कि कुछ इंडिकेशन ज़रूर होते हैं अगर ऐसा होता है न्यूट्रल। क्या होता है? अच्छा, मसलन न्यूट्रल अगर रहें, न्यूट्रल से मुराद ऑब्वियसली ये नहीं है कि वो हैंड इन ग्लव्स होंगे, लेकिन देखें या हैंड्स ऑफ होंगे, या हैंड्स ऑफ होंगे। एग्जैक्टली, मैं ये कह रहा हूं। सेनेट इलेक्शन के केस में सेनेट इलेक्शन से 2 दिन पहले गेम शुरू होती है, ठीक है, तो तब तक तो वो अगर उन्होंने कूदना है तो मेरे ख्याल में इलेक्शन के बिल्कुल 1 से 2 दिन पहले बिल्कुल और जो रिजल्ट्स हैं वो इस चीज़ को डिटरमिन कर देंगे। जाहिर है पाकिस्तान में कोई चीज़ कोई सीक्रेट तो रह नहीं गई। जहांगीर तरीन साहब भी एक्शन में है, जहांगीर तरीन साहब एक फैक्टर आता है। बिल्कुल नहीं, अगेन देखिए वो सब कुछ अपनी जगह। एक आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हो, आपको पता है कि हमेशा आपके साथ ये इसमें एक आर्ग्यूमेंट रहती है कि मैंने कहा कि यार पीडीएम की इतनी जो सारी मूवमेंट है क्या इससे असर पड़ा है। एक चीज है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है, कि जो डायरेक्ट टारगेटिंग की है, ठीक है, उसका मकसद क्या था? इसका ये नहीं मकसद था कि इमरान खान साहब कल हट जाएंगे या ये जाएंगे, मैं मगर जो डायरेक्ट जो एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेके बात की है, ये वो बातें थी जो बंद कमरों में भी कभी कभी होती थी, जो अब खुलेआम जलसों में होती है। इससे एक इफेक्ट आता है, बंदा खुद कहता है कि यार देखो हमें पीछे जाना चाहिए, इवन टेम्पररीली, मुझे नहीं पता क्या। दूसरी बात है कि अगर आप इतनी क्लोज एसोसिएशन होगी तो फिर जो भी मिस गवर्नेंस होगी, बिजली ऊपर जाती है, पानी नलकों में नहीं आता, तो किस पर तनकीद होगी सर? और ये हो रहा है और ये आपने देखा है, ये आपने देखा है। और खुल के बात हुई कि सिलेक्टर्स असल में रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी सेटअप लेकर के आए हैं वो अगर डिलीवर नहीं कर रहा तो कौन चाहेगा कि वो अपने ऊपर ये मलबा लें? अब ये टाइम ओवर हो रहा है। एक रोमन कहावत है कि गुलामों की आपस की लड़ाई से मालिक को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो वक्फा ले लें। आप ले लेना यार, मुझे से क्यों? ले लें। हाँ। वेलकम बैक। डॉक्टर आमिर लियाकत, नाम तो सुना होगा। वो और तनाज़े एक साथ ऐसे जुड़ते हैं कि समझ नहीं आती कि कौन किसको ढूंढता है। बहरहाल जो भी ढूंढता है आखिर में दोनों मिल जाते हैं। अब लेटेस्ट मसलन उनकी कल एक ट्वीट आई जो कि उस तनाजुर में थी कि मरियम नवाज़ ने जो इलेक्शंस हुए हैं ज़िमनी, उनके बाद एक जलसे में तकरीर की और कहा कि अब मैं आपको एक नए रूप में नज़र आऊँगी। तो डॉक्टर आमिर लियाकत ने उसमें वहाँ एक तस्वीर लगाई जो जिससे तासुर ये मिला कि वो उनको एक किसी हिंदू गॉडेस के साथ जो है वो तशबीह दे रहे हैं। और ये तस्वीर कहाँ से आई, पहले ज़रा से पूछ लेते हैं। ये जो तस्वीर है ये कुछ हफ्ता 10 दिन पहले किसी एक अननोन अकाउंट ने बिल्कुल इसी कॉन्टेक्स्ट में ट्वीट की थी जब वो बात हुई थी। क्योंकि वो कोई ज़्यादा जाना पहचाना नाम नहीं था, मेरे ख्याल कोई 100, 150, 200 फॉलोअर होंगे उसकी, तो थोड़ी सी तनकीद हुई थी, लेकिन वो बात दब गई। फिर यकीनन इन साहब को किसी ने या तो व्हाट्सएप कर दिया, उन्होंने कहा होगा यार ये तो बड़ी मज़ेदार बात है, मैं डाल देता हूँ, लंबी आर्टीज मिलेंगी, लंबी लाइक्स मिलेंगी, हो सकता है ऊपर से मुझे शाबाशी भी मिल जाए। लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। और इस दफ़ा जो ज़्यादा गुस्सा आया या रिएक्शन आया वो हुक्मरान जमात जिसके डॉक्टर आमिर लियाकत भी MNA हैं उनके अपने मेंबरान की तरफ से आया। मसलन लालचंद मल्ही हैं हुकूमती MNA, और उसके अलावा डॉक्टर रमेश हैं, उन्होंने किया। फिर राइट्स एक्टिविस्ट हैं जैसे कपिल अक्रॉस द बोर्ड कंडेमनेशन कि जनाब ये क्या तरीका है। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर पहले चेक किया तो वो एक तो वो ट्वीट डिलीट हो गई थी और उसके बाद एक माजरत का नोट, बिल्कुल माजरत, और जिसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदू कम्युनिटी के जज्बात मजरूह हुए, माफ़ी का खासगार हूँ,
मकसद हरगिज़ ऐसा नहीं था, ट्वीट हटा दिया है। मैं तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त करता हूँ, मेरे दीन की तालीमात हैं, एक बार फिर माजरत। अच्छी बात है, उन्होंने माजरत कर ली, मगर ज़ाहिर है जज्बात और एहसासात तो मजरूह हुए। तो हमने डॉक्टर रमेश हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह भी हैं, हुक्मरान जमात के MNA भी हैं। तो डॉक्टर रमेश, आप बताइए, ज़ाहिर है जब ये ट्वीट आई तो हमने देखा आपकी तरफ से भी खासा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, तो उसके बाद क्या हुआ? आपने पार्टी के अंदर आवाज़ उठाई? देखिए, सुबह जब मैं उठा तो मेरे सामने ये ट्वीट गुजरी और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का उसी टाइम ऑनलाइन इजलास हुआ और इजलास के दौरान ये तय किया गया कि ऐसे किस्म की ट्वीट आना, वो भी एक रिलीजियस स्कॉलर की तरफ से, ये मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है। और ये लोग जो है, यही हमारे फ्यूचर जो बच्चे हैं उनकी तालीम के लिए उनको अपना रोल इख्तियार करना चाहिए, मगर उनका अगर रोल इतना नेगेटिव हो कि जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया और 15-15, 20-20 घंटे तक फिर उसका कोई माफी नहीं मांगना, मैंने रिएक्शन दिया और हमारे ग्रुप के ऊपर भी मैंने ये बात की। और उसके बाद आज शाम को देर से जो है वो उसका मुझे आया, मुझसे माफी भी मांगी कि मैं आपसे माफी भी चाहता हूं और मैं ऐसा बंदा नहीं हूं, मुझसे गलती हो गई। देखिए, तीर कमान से निकल जाता है और ऐसी गलती मैंने आज भी अपने अल्फाज में कहा था कि फैजल हसन चौहान ने भी ऐसी गलती की थी और उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसको माफ करो। मैंने कहा नहीं, आप इसको कम से कम, एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऐसी गलती करे, आप उनसे रेजिग्नेशन ले। और मैंने रेजिग्नेशन जो है वो उससे प्रेशर दिलवा के मैंने ली कि नहीं, रेजिग्नेशन इसकी होनी चाहिए। और आज आमिर लियाकत ने एक गलती तो मानी, मगर इस किस्म की जो चीजें होती हैं, और मैंने उसको कहा ठीक है, उसने बार बार मुझे कहने लगा कि मेरा ये मकसद नहीं था, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मगर ऐसी जो गलतियां होती हैं, तीर कमान से निकल जाता है। और हम पहले ही जो है इस हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, माइनॉरिटीज के हवाले से दुनिया में हम एक क्वेश्चन मार्क की लिस्ट में आते हैं, चाहे फेटफ हो, चाहे GSP+ हो, चाहे रिलीजियस फ्रीडम, यूनाइटेड नेशन हो, हर जगह पे। और वो ऐसे ही चंद लोगों की ट्वीट या चंद लोगों के बयानात, या जैसे आपने अभी देखा करक के अंदर एक मंदिर 1997 में, जिस मंदिर को जिन लोगों ने सबूताज किया, फिर दोबारा उन्हीं लोगों ने उनके खिलाफ 1997 में FIR नहीं कटी, फिर 2020 में आके उसी मंदिर को आग लगा देना, जिस किस्म की ब्लेसिंग हुई। फिर उन लोगों की तरफ से प्रेशर आना कि नहीं, अब आप लोगों को आना है तो आप लोगों को, ये मैं समझता हूँ इन चीजों के ऊपर अब हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री जरूर बना था, मगर पाकिस्तान का आइन अकलियत को एक बराबरी के हकूक देता है। अगर बराबरी के हकूक देता है तो सिर्फ कागजों में नहीं होना चाहिए, वो फिजिकली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंदिर के हवाले से मंदिर लीजे पे चले जाए, या मंदिर बंद हो जाए, या उसको आग लगाई जाए, या ब्लेसिमी के हवाले से आप 295C अगर और किसी जो मजहब की अगर तौहीन हो, ब्लेसिमी हो, तो 295A में आए, मगर अगर मुस्लिम कम्युनिटी की हो तो 295C में आए। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन हमें खत्म करनी चाहिए। और मैं बताऊं, मीडिया के अंदर भी जो है वो मुबशर जैदी साहब, आप और वसीउल्लाह खान को मैं ज्यादातर देखता हूं, और स्पेशली जब वसीउल्लाह खान का साहब का, जब मैंने 1-2 इनके आर्टिकल देखे और मैंने इनको जब मैसेज देखे हैं बड़े बड़े लंबे, मैं समझता हूं ऐसे मैसेज हमारी सोसाइटी के अंदर देने चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपने मुल्क का इमेज जो है वो अच्छे बिल्ट बहुत बेहतर तरीके के कर सकते हैं। आपने इस्लामाबाद मंदिर के हवाले से देखा, ठीक है, इस्लामाबाद मंदिर का इशू नहीं था, मगर वो मेरे भाई की थोड़ी गलती थी, मगर आपने ये फिर भी देखा कि अगर मंदिर बन रहा था तो आप उस तरीके से, जिस तरीके से रेजिस्ट करने, जिस तरीके से ब्लेसिमी करने आगे, क्या वो गलत, वो चीज सही थी? ये तो फिर मैंने बीच में एक मीडियम रोल इख्तियार करके इस्लामी नजरियाती काउंसिल के साथ बैठ के एक कि भाई नहीं, हमारा क्रिमेशन ग्राउंड का था, हमने कंप्रोमाइज करके आगे बढ़े। ठीक है डॉक्टर रमेश साहब, सॉरी हमारा वक्त यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन बड़ी तफसील से आप आया और अच्छी बात ये जरूर हुई है कि अब जिस तरह से सोसाइटी की तरफ से रिएक्शन आता है, रद्द-ए-अमल आता है और वो चीज़ वापस होती है, तो मेरे ख्याल में यहाँ से इस पॉजिटिव चीज़ को लेकर और आगे भी जाना चाहिए, इस पे लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए। फिलहाल एक वक्त, और ये गलती नहीं थी, ये गलती
वेलकम बैक। और दहशतगर्द एहसानुल्लाह एहसान गुज़िस्ता चंद साल से एक मुहिम्मा बना हुआ है। 2014 से लेकर 2016 तक पाकिस्तान में जो बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हुई, चाहे वो पेशावर के बाचा खान एयरपोर्ट पर हमला हो, वो वाघा बॉर्डर पे हमला हो, या जो गुलशन इकबाल पार्क का हमला हो, ये उस वक्त जमातुल अहरार के तर्जुमान था और इसने वो ज़िम्मेदारी कबूल की। फिर 2017 में ख़बर ये आई कि एक मुआहदे के तहत उसने ख़ुद को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया है। उस वक्त भी बात ये हुई, आवाज़ उठी कि इसको ट्राई किया जाना चाहिए, मगर फिर एक इंटरव्यू भी इसने दिया, बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा, उस पर भी बात होती रही। और उसके बाद गुज़िस्ता बरस जनवरी में इसका एक बयान आता है कि ये हुकूमती जो कस्टडी है उससे भाग निकलने में कामयाब हो गए हैं। और साथ ही उसने तफसील दी कि मेरी फ़ैमिली पहले चली गई थी, फिर ये भी चला गया। फिर मुतज़ाद ख़बरें आई कि या तुर्की में है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों का ख्याल ये है कि वो अफ़गानिस्तान में छुपा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। 2 फरवरी गुज़िस्ता बरस उसमें जो इस हुकूमत के साबिक़ वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि हाँ वो फ़रार हो गया है। और उसके बाद एक तवील खामोशी छा गई। फिर 3 रोज़ कबल जो है मलाला यूसुफ़ज़ई के ऊपर इसने अटैक किया एक ट्विटर अकाउंट से, जो कि अपेरेंटली इसका था, लेकिन इसकी कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि वो अकाउंट बना था काफी साल पहले और उसकी और भी इंटरेक्शन थी। अब वो DGISPR ने बताया कि जाली वो बज़ाहिर जाली अकाउंट था, लेकिन मुझे याद है, और क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग जब ये जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं, जब दहशतगर्दी अपनी अरूज पर थी, ये बहुत एक्टिव था ट्विटर। इनफैक्ट मेरी भी इंटरेक्शंस हुई हैं। फिर फरार होने के बाद और ISPR का कहना था कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में वो कुछ निशानदेही कर रहा था, वहाँ से फरार हुआ है के बाद वक्तन उसके अकाउंट्स पॉपअप होते हैं ट्विटर पर। अब हम जाहिर है कि हम कंफर्म ये नहीं कर सकते कि वही हैं, लेकिन जैसे ही आते हैं तो वो बैन होते हैं। एक में मुझे भी धमकी दी थी भाई। हाँ बिल्कुल, आपको भी दी अगर आपको याद हो। फिर बहरहाल उन्होंने मलाला यूसुफ़ज़ई को धमकी दी कि पहले तुम बच गई थी और हम दोबारा ऐसा करेंगे। उस पर ख़ासा शोर उठा और इसका जो परपेटेड फेक अकाउंट था वो ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया, बैन कर दिया। अब आज जो है तकरीबन इसके फ़रार के 1 बरस बाद DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू की और उसमें उनसे जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इनके फ़रार में जो भी मुलव्वस फ़ौजी अहलकार थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा चुकी है। अब इसमें शुरू में ये ख़बर आई कि ज़ाहिर मुलव्वस का मतलब क्या है, तो हमने भी पूछा ISPR से कि हमें एग्जैक्टली बताइए मुलव्वस का मतलब ये है कि क्या उन्होंने फ़रार होने में मदद दी या उनकी नाकामी थी कि इस फ़रार को वो रोक ना पाए। तो हमें ये बताया गया कि ये लोग नाकाम हुए। और BBC की मैं ख़बर पढ़ रहा था कि BBC ने जब ये रिपोर्ट किया तो उनको दोबारा से ISPR ने एक बयान भेजा और उन्होंने कहा ये वो फ़ौजी अहलकार नहीं थे, ये इंटेलिजेंस के अहलकार थे जो जिनका ताल्लुक़ ज़ाहिर फ़ौज से है, मगर ये कार्रवाई हुई है। अब इसके ऊपर मज़ीद सवालात उठ रहे हैं कि वो कौन थे, उसकी डिटेल्स क्या होंगी, जिसके बारे में ISPR ने कहा कि वो वक्त आने के ऊपर बाकी चीज़ें भी डाइवल्ज कर देंगे। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन भी इसलिए शायद दी गई हैं कि मलाला के हवाले से जो इंटरनेशनल प्रेशर आया होगा तो ज़ाहिर पोजीशन क्लैरिफाई कर जरूरी है। नंबर 2 बात यह है कि अच्छी बात है कि उनके ख़िलाफ़ बकौल DGISPR कार्रवाई की जा चुकी है, जो भी अहलकार थे जिन्होंने गफलत की। लेकिन देखें, एहसानुल्लाह एहसान जो है उसने सिर्फ मिलिट्री को टारगेट नहीं किया था कि आप जो हैं उसकी फ़रार होने के बाद जो भी गफलत में मुलव्वस था उसको जो है ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दें। एज़ अ पाकिस्तानी सिटीज़न मेरा ये बेसिक राइट बनता है कि मुझे थोड़ा सा तो बताया जाए कि क्या कार्रवाई हुई। सिर्फ एक सतर में ये कह देना कि जी कार्रवाई कर दी और बस अब वो मामला जो है निपटा दिया गया। चूँकि आपने जो वारदातें बताई वो तो पब्लिक के खिलाफ थी, सैकड़ों लोग उसमें शहीद हुए, अवाम के खिलाफ थी। तो अवाम ये भी जानना चाहते हैं कि वो जो गफलत में मुलव्वस लोग थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई।
ये जब 2017 में इसने अपने आप को हैंड ओवर किया था तो तब भी ये मुतालबा सामने आया था कि इसको ट्राई किया जाए, और मुझे याद है उस वक्त के डीजी आसिफ गफूर ने ये कहा था कि हाँ हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि शोर यही उठा था जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि इतने बड़े दहशतगर्द हमले में अगर ये मुलव्वस था तो इसको क्यों किया गया। अब वो क्यों किया गया उसके बारे में हमें ये तक नहीं बताया जा रहा कि इतना अरसा वो जो मेहमान रहा, सरकारी मेहमान रहा कस्टडी में, तो चले ठीक है, किसी भी अदालत में, फौजी अदालत में ना सही, सिविल कोर्ट में ना सही, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ना सही, कोई चार्जशीट तैयार करने की तैयारी शुरू हो चुकी थी या नहीं हो चुकी थी, हम इस मामले में बिल्कुल अंधेरे में हैं कि 1 साल के दौरान उस जब तक वो था वो क्या होता रहा। तो ये वो सवालात हैं जिनके मेरे ख्याल में जो एग्रीमेंट था वो ये था, इसने अपने आप को जब हवाले किया तो ये तय हुआ कि ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों को इन्फॉर्मेशन देगा जो अफगानिस्तान में जो TTP के हवाले से। ये बात हजम करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल है, लेकिन समटाइम्स मे बी यू हैव टू यूज अ लेसर ईविल टू गेट अ बिगर ईविल। ठीक है, ये अगेन जितने हज़ारों लोगों को शहीद किया गया है उनको अगर आप एक साइड पर रखें और ये आर्ग्यूमेंट एक साइड पर रखें तो बहुत अजीब लगती है, कहते हुए भी बुरा लगता है। हैविंग सेड दैट, जो आपका पॉइंट है कि इतना बड़ा एक आपका जो टारगेट था वो इस तरह फरार हो, ना सिर्फ फरार हो, अपनी पूरी फैमिली को पहले शिफ्ट कर दे। बिल्कुल, तो यहाँ पर तो यार देयर इज अ लैप्स ऑन मेनी लेवल्स। बिल्कुल ठीक है ना, और मैं मान सकता हूँ, और ये मल्टी लेयर्ड अफेयर है, मैं मान सकता हूँ कि आप वो सारी डिटेल्स एक्सपोज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इसमें जो इन्फॉर्मेशन ऐप रहा है ना वो भी थोड़ा ज़्यादा ही था। और एक मेरा शिकवा ये है कि कभी मुल्की जो मीडिया है उसके नुमाइंदगान से भी ऐसी चीज़ें शेयर कर लें तो बेहतर होता है। गैर मुल्की बिल्कुल ठीक है आप ज़रूर कीजिए, लेकिन पहला हक जो है वो मकामी। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग जुमला था जो उन्होंने कहा कि दोबारा गिरफ्तारी की कोशिशें हो रही हैं मगर फिलहाल इल्म नहीं है कि वो कहाँ। ठीक, हाँ जाहिर है वो तो ठीक है, होगा। बहरहाल एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वेलकम बैक। और अब आपको कराते हैं मरीख की सैर, जी हाँ मार्स की, और वो इसलिए क्योंकि 18 फरवरी को नासा का रोवर, मार्स रोवर जिसका नाम परसिवियरेंस रखा हुआ है, उसने लैंड किया मरीख की सरफेस पर। ये जो लैंडिंग की आप वीडियो देख रहे हैं इसको स्पेस टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है 7 मिनट्स ऑफ टेरर। और 7 मिनट्स ऑफ टेरर इसलिए क्योंकि पहले तो वो रिमोट कंट्रोल से चल रही होती है ना, अर्थ से वाया रेडियो सिग्नल्स। यहां पर इतनी तेजी से चीजें हो रही होती हैं कि वो अपनी नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम पर होता है, तो नासा वालों को ये नहीं पता होता कि यार ये लैंड करेगा या गिरेगा या तबाह हो जाएगा या क्या होगा। ये जो लैंडिंग थी ये शायद सबसे मुश्किल थी, और वो इसलिए क्योंकि ये जो रोवर है जो एक तकरीबन आप समझिए कि एक टोयोटा करोला के साइज का है, ठीक है, ये लैंड कर रहा था एक क्रेटर में जिसका नाम है जेज़ेरो क्रेटर, जो सिर्फ 28 मील वाइड है। और 28 मील अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप सोचें कि आप स्पेस से एक मतलब चावल के दाने को आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जेज़ेरो क्रेटर में ये क्यों लैंड कर रहे हैं? क्योंकि साइंसदानों का कहना है कि एक जमाने पर मतलब 4 बिलियन ईयर्स अगो ये एक लेक या एक समुंदर होता था, और यहां लैंड करने का मकसद ये है कि जब वहां पर सॉइल सैंपल्स लेंगे तो उनको शायद ये पता लग जाए कि क्या उन जमानों में मार्स में जैसे अर्थ पे है कोई लाइफ होती थी या नहीं। और अगर ये चीज आपको पता लग गई तो मेरा ख्याल है कि इंसानियत की तारीख में ये सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी, क्योंकि बिल आखिर ये साबित हो जाएगा कि हम इस कायनात में अकेले नहीं हैं। और भी जाहिर है कि पर्पसेस हैं। एक तो वो रॉक्स को एग्जामिन करेंगे कि मार्स में मिनरल रिसोर्सेज क्या है, कितनी है, क्योंकि एक वक्त आएगा अगर आपने वहां पर कोई सेटलमेंट करनी है तो जाहिर है कि सरिया और ये चीज़ें आप सिर्फ यहाँ से तो नहीं ला सकते ना, आप सोचे कॉस्ट कितना होगा। तो वहाँ के ही जो एलिमेंट्स हैं या मिनरल्स हैं उनको इस्तेमाल करना होगा और इवेंचुअली आपको ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ जाना होगा। अब थोड़ी सी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, काफ़ी मज़ेदार है मरीख के बारे में। एक तो मरीख का साइज़, अगर ये आप पहली क्लिप चला दें जी, ये लेफ्ट पर है जहां हम रह रहे हैं यानी अर्थ, बीच में मार्स है, और जो तीसरा जो छोटा सा एक ये बिलियर्ड बॉल की तरह, पूल बॉल की तरह लग रहा है, ये है हमारा चांद। अब क्योंकि मार्स हमारी सियारे से छोटा है
तो तकरीबन 6, अगर हम हमारे अर्थ में तकरीबन 6 मार्स फिट हो जाएंगे। ये देख रहे हैं बिल्कुल पैकमैन की तरह अर्थ मार्स को खाता जा रहा है। जो हाईएस्ट टेम्परेचर मार्स में आपको मिलेगा वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है, मतलब ये तो नॉर्मल है, मतलब 20 डिग्री नहीं, 20 नॉर्मल हाईएस्ट, इसमें आप घूम सकते हैं। तो ये भी जरा सोच लें कि जब लो पड़ता है ना तो वो होता है -150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर जाना है तो आपको मतलब कम से कम गरम कपड़े पहन के जाने होंगे। अच्छा, कॉस्ट पर आते हैं। ये जो मिशन है, और ये कोई पहली मिशन नहीं है, 5 मिशन इससे पहले भी गई हैं और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आती रहती हैं। $3 बिलियन का इसमें खर्चा हुआ है। तो लोग अक्सर कहते हैं कि यार मतलब यहाँ पर लोग भूख से मर रहे हैं, आप लोग $3 बिलियन खर्च रहे हैं। लेकिन जब भी आप इस तरह का कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें आप सीखते हैं जो अर्थ पे भी अप्लाई हो सकती हैं। जैसे अगर बहुत सारी जो आपकी डे टू डे चीज़ें हैं आपको शायद पता नहीं, लेकिन वो आपके पास सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ था। जैसे प्लास्टिक्स, और मैं सिर्फ ये प्लास्टिक बैग्स की बात नहीं कर रहा, बट इंडस्ट्रियल प्लास्टिक्स जो यूज़ होती हैं वो भी। अच्छा, अब अगर आप देखें तो मार्स पर पानी बेशक नहीं है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पर आइस होती है, ये आप देखें, ये नासा की अपनी एक एनिमेशन है, वहाँ पर भी पोलर कैप्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि पता नहीं कब, सदियों बाद, अगर किसी दिन आपने मार्स में एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है तो क्या करेंगे कि इनको वो पिघलाएंगे। तो जो फिर इसमें से वाटर वेपर और गैस निकलेगा उससे एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बन जाएगा। लेकिन जाहिर है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत टेक्नोलॉजी वो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो अगर अनकरीब अगले 100-150 सालों में मार्स पर सेटलमेंट होगी तो वो एक बंद डोम्स में होंगी। उसकी भी कुछ आर्टिस्ट रेंडरिंग्स हैं हमारे पास, अगर वो स्क्रीन पर चल जाए। और अगर इलॉन मस्क की बात आप सुने, जो हमारे टेस्ला के जो बानी है, ये इस तरह, ये देखें, ये है बेरिया मार्स, बेरिया टाउन मार्स, आप देख रहे हैं आप। हाँ, वहाँ पर चाइना कटिंग की कोई जरूरत नहीं है, पूरा सारा पड़ा हुआ है आपके लिए, टेंशन ना लें। इलॉन मस्क का तो कहना है कि सर मैं तो 6-7 साल में लोगों को मार्स पर भेज रहा हूँ, और अगर आप मार्स पे नहीं जा सकते कोई बड़ी बात नहीं है। और वन वे टिकट होगा। हाँ, वन वे टिकट ही है सर, वापस आने की कोई, और जो नहीं जाएंगे उन्हें मार्स मार के भेजना पड़ेगा। ये भी है। चले, मैं ख्याल है कि वक्त खत्म हो जाता है। सर तुम चले जाना। नहीं, मैं तो 100% जाऊंगा। अगर मैं नहीं भी गया ना तो पता है नासा की वेबसाइट पर ना आप अपने पोस्ट कार्ड एक अपने नाम लिखकर आप भेज सकते हैं। तो कम से कम बंदा ये तो कह सकता है कि यार मेरा नाम मरीख पर है, तुम कौन हो। एनीवे, आज के लिए इतना ही जी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।